ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉकरोच में जनरल अकाउंट के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जनरल अकाउंट में बहुत ही साधारण सी बातें, इसमें हम एज पर एनसीईआरटी एज इट इज याद करेंगे। सबसे पहले बात कर लीजिए कॉकरोच के कलर की। एनसीईआरटी कहती है कॉकरोच भूरा हो सकता है या फिर काले रंग का हो सकता है। और कुछ उष्णकटिबंधीय भाग में बेटा कॉकरोच चमकीले पीले, लाल और हरे रंग के भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनका साइज या आकार, यानी कि किस साइज के होते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है 1/4 से लेकर 3 इंचेस तक के हो सकते हैं। 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, अगर हम उसी को सेंटीमीटर में करेंगे तो। और इसकी एक प्रजाति होती है बेटा पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। इसके वयस्क को आप देखोगे तो वो 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पर मिलीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर इंचेस है। तो कई बार क्वेश्चंस में हम क्या होता है, फिगर्स तो ध्यान देते हैं, यूनिट ध्यान नहीं देते, तो आपको यूनिट भी ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसकी लोकेशन कहाँ पर पाए जाते हैं। बेटा ये नम जगह पर पाए जाते हैं और समस्त संसार में पाए जाते हैं। ये गंभीर पीड़क होते हैं, बीमारी फैला सकते हैं और रोग वाहक का काम करते हैं, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा ये रात्रिचर होते हैं, मतलब इनके पास रात्रि दृष्टि होती है। कि जनरली आपने देखा होगा वॉशरूम्स में, नालियों के पास जो है रात में ही ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, रात में ही निकलते हैं बाहर, क्योंकि इनके पास रात्रि दृष्टि होती है। ये सर्वभक्षी होते हैं बेटा, ये कुछ भी खा सकते हैं। इनफैक्ट इनके पास कुछ भी खाने को ना हो तो मरे हुए कॉकरोचेस को भी खा सकते हैं। ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन देखोगे, वर्गीकरण देखोगे तो हमने इसको कहाँ पर रखा है, एनिमेलिया में, यानी कि आपके जंतु जगत में। आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा है। और कौन से वर्ग में रखा है, कीट में रखा है कॉकरोच को। ठीक है। अब ये डायग्राम बना हुआ है कॉकरोच का एनसीईआरटी में, सो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें करी हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ा आगे पढ़ाने के बाद वापस इस डायग्राम पे आऊंगी, तब बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने रेड कलर से क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है। अब आता है बेटा कि कॉकरोच के हम दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, एक मॉर्फोलॉजी और एक एनाटॉमी। ठीक है। एक मॉर्फोलॉजी और एक एनाटॉमी। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी करते हैं, इनकी बाह्य आकार की करते हैं। उसके लिए हमने सामान्य जाति कौन सी ले ली है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकन। आप एक बात याद रखना कि अगर मैंने यहाँ नोट्स में कुछ भी एक पॉइंट भी लिखा है तो एज पर एनसीईआरटी लिखा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से लिखा है, तो आप वो नहीं छोड़ सकते, आप एक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो कॉकरोच में बेटा लैंगिक द्विआकारिकी देखी जाती है, मतलब दो तरह के लिंग पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा पृथक होते हैं इसके अंदर। इसमें दो डिफरेंसेस भी आपको याद करने हैं। नर में जो बेटा, नर में याद रखना, नर में जो पंख होता है वो उदर के आखिरी छोर से भी आगे होता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। अगर मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को रख दिया जाए तो मेल कॉकरोच में जो पंख होता है वो उदर के आखिरी छोर से भी आगे तक निकलता हुआ दिखाई देगा। और एक संरचना होती है बेटा एनल स्टाइल, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाई जाती है। दो संरचना आपको याद होगी, एक एनल सरसाई और एक एनल स्टाइल। एनल सरसाई तो दोनों में पाया जाता है, पर एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ नर कॉकरोच में पाया जाता है, मादा कॉकरोच में नहीं पाया जाता है। निषेचन में सहायता करता है। ये भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये दो डिफरेंस हो गए कि नर और मादा पृथक होते हैं। ये हम बाह्य आकारिकी से भी बता सकते हैं, इसमें लैंगिक द्विआकारिकी देखी जाती है कॉकरोच में। ठीक है। इसके अलावा आप याद करिए बेटा कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, और आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था खंडी भवन पाया जाता है जब हम जंतु जगत पढ़ते हैं। तो जंतु जगत में खंडी भवन मैं आपको रिकॉल कराती जाऊंगी, जो जो भी रिलेटेड टॉपिक्स किसी भी चैप्टर के हैं। तो हमने खंडी भवन जब पढ़ा था जंतु जगत में, तो 3 फाइलम्स में पढ़ा था, एक आर्थ्रोपोडा, एक एनालिडा और एक कॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था बाह्य खंडी भवन होता है, एनालिडा में पूर्ण खंडी भवन होता है, बाह्य भी और आंतरिक भी, और कॉर्डेटा के अंदर आंतरिक खंडी भवन होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर कैसा खंडी भवन होगा, बाह्य खंडी भवन होगा, तो खंडीय होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें आप कुछ नया याद नहीं कर रहे हैं, बस आप वापस से रिवाइज कर रहे हैं इसको, कि आपको पता है इसमें खंडी भवन देखा जाता है तो खंडीय होंगे। और इनका शरीर बेटा, इनका शरीर, इनका जो बॉडी होता है, इनका शरीर, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे शरीर, इनका शरीर जो होता है बेटा ये 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और पूंछ नहीं होती है इनके पास, छोटी सी गर्दन जरूर होती है। तो इनके शरीर को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब हमको देखना है सिर में कितने खंड हैं, क्योंकि शरीर कैसा है, खंडीय है। वक्ष में कितने खंड हैं और उदर में कितने खंड हैं। तो बेटा भ्रूण के अंदर देखोगे तो सिर में 6 खंड थे, वक्ष में 3 खंड थे और उदर में 11 खंड थे। और अभी वयस्क में देखोगे तो ये 6 फ्यूज होके एक खंड बन गया है, 3 का 3 रह गया और 11 से 10 बन गए हैं। यानी वयस्क के अंदर 14 खंड होते हैं, जिसमें से सिर में एक ही खंड है, वक्ष में 3 खंड है और उदर के अंदर 10 खंड है, चाहे नर हो या मादा हो। ठीक है।
तो एक चीज ये हो गई कि आपको खंड याद करने हैं। अब आइए, इनके पास बाह्य कंकाल होता है, बिल्कुल होता है, आप याद करो। जैसे ही हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा में एक तो संधि उपांग होते हैं, इनके हाथ पैर जुड़े जुड़े होते हैं, जिससे इनको लचीलापन मिलता है, जिससे ये बच भी पाते हैं बेटा। मतलब इनको जल्दी मारा नहीं जा सकता, तो इसीलिए इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, इसीलिए। और आर्थ्रोपोडा में हमको पता है काइटिन ही बाह्य कंकाल होता है। आर्थ्रोपोडा आते ही हमको पता है कि इनके अंदर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो कि एनएजी का पॉलीमर होता है, जो कि इनके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। ये सब हम जंतु जगत में पढ़ते हैं। तो अब अगर आप उसी के अंदर का कोई जीव पढ़ रहे हो तो बाह्य कंकाल तो पाया जाएगा। बस अब इसमें कोई नई चीज नहीं, आपको ऑलरेडी आती है कि काइटिन ही युक्त होता है, कंकाल कैसा है, बाह्य ना कि आंतरिक है। पूरे शरीर पर इनके कंकाल पाया जाता है, मजबूत होता है, भूरे रंग का होता है। और प्रत्येक खंड में, अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको कॉकरोच के लिए याद करनी है, इनके पास बेटा अभी कितने खंड है, 14 खंड है, ठीक है, वयस्क में। तो प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल की अलग अलग प्लेट्स होती हैं, पट्टिकाएं कहते हैं उनको। और उन्हीं प्लेट्स को हमने नाम दिया है कटक, स्क्लेराइट। सिंस आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ एक चैलेंज बढ़ जाता है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ याद रखनी होती है। आप दोनों याद रखेंगे, मैंने दोनों लिखी हुई है, दोनों बोलती जाऊंगी। किसी किसी को सिर्फ हिंदी समझ में आता है, किसी किसी को इंग्लिश थोड़ा समझ में आता है, मैं वो दोनों बोलते जाऊंगी, ठीक है। तो बेटा हर खंड में 14 खंड है, तो 14 खंड में अलग अलग प्लेट्स लगी हुई हैं, किस चीज की, बाह्य कंकाल की। उन्हीं प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं, स्क्लेराइट कहते हैं। अब देखो, कोई कॉकरोच है तो उसका कोई पृष्ठ भी होगा, उसका कोई अधर भी होगा, और उसकी साइड्स भी होंगी, ठीक है। मान लीजिए ये कॉकरोच है, मान लीजिए ये कॉकरोच है, और उसके ये एक खंड की बात कर रहे हैं हम। इस खंड में भी तो बेटा साइड होगी और पृष्ठ होगा और अधर होगा। तो हर प्लेट में बेटा, हर खंड में वो जो प्लेट्स होती हैं, उनके भी अलग अलग नाम है। हर खंड में स्क्लेराइट को पृष्ठ में हम कहते हैं टर्जाइट पृष्ठकांश, अधर में हम कहते हैं स्टर्माइट अधरकांश, और साइड में पार्श्व में हम कहते हैं प्लूराइट। इसकी कोई हिंदी टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी ने नहीं दी हुई है, तो हमने सिर्फ प्लूराइट लिखा है। और ये सारी, मान लो प्रत्येक खंड की जो स्क्लेराइट है, यानी प्रत्येक खंड की टर्जाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट आपस में जुड़ी हुई तो होंगी, ऐसे तो नहीं कि बिखर जाएंगी। तो वो किससे जुड़ी होती है बेटा, संधिकारी झिल्ली से जुड़ी होती हैं, जिसको हम संधि झिल्ली भी कह सकते हैं, संधिकारी झिल्ली भी कह सकते हैं। एक भी पॉइंट मिस किए बिना एनसीईआरटी कहती है पतली होती है, महीन होती है, लचीली होती है, तो ध्यान रखेंगे इसके द्वारा खंड आपस में जुड़े होते हैं। या कह लो प्रत्येक खंड की जो पट्टिकाएं होती है, कटक होती है, यानी कि प्लूराइट, टर्जाइट और स्टर्नाइट होते हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं, किस चीज से बेटा, संधिकारी झिल्ली से, ठीक बात। अब आइए, एक एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है जो सिर को ढके रहती है। तो जो इनका ऊपर का शरीर होता है, शरीर का ऊपरी जो भाग होता है, उसमें एक चपटी वृद्धि होती है जो सिर को ढके रहती है, एज पर एनसीईआरटी, एज इट इज। आपको एनसीईआरटी की ये वाली लाइन याद रखनी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट, हमने इनके बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, सिर, वक्ष और उदर। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सिर। इस वाले पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले पेज पे हम पढ़ेंगे सिर वाला भाग, ठीक है। तो सिर, अब आ जाओ, इनके मॉर्फोलॉजी में हमने किया सिर, वक्ष और उदर, तो हम पहला पार्ट ले रहे हैं बेटा सिर। अब सिर के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स याद करेंगे, इनका सिर ट्रायंगुलर शेप होता है बेटा, त्रिकोणीय होता है, शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है, यानी कि अगर ये कॉकरोच है तो इधर अग्र, आगे वाली साइड पे इसका सिर होता है, सिंपल सी बात है, सिर ऐसे बढ़ रहा है तो सिर आगे साइड पर है। फिर उसके अलावा शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये कॉकरोच है तो सिर बेटा ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ होता है, शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण होता है, ठीक है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ अग्र में, आगे तो होता है, अग्र में तो होता है, और कैसा होता है, समकोण होता है इसके साथ। तो ऐसा सर होता है इनका, ऐसे सर को हम हाइपोग्नेथस शीर्ष कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखो, 6 खंडों के मिलने से बनता है, ग्रुप में 6 खंड थे, अभी कितने हैं, एक है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। इसका जो सिर होता है वो अग्र है, इधर कॉकरोच चल रहा है तो आगे है, शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण है, और इसके अलावा बेटे सभी दिशाओं में घूम सकता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई एक लचीली गर्दन, ठीक है। रीजन, एनसीईआरटी बता रही है बेटा, यहां से आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से, एसर्शन रीजन, एक एसर्शन रीजन बना सकते हैं आप यहां से। तो मैंने रीजन करके लिख दिया है,
क्यों सभी दिशाओं में घूम सकता है? क्योंकि इसके पास एक लचीली गर्दन होती है, एक फ्लेक्सिबल नेक होती है। ये एज एनसीईआरटी से बना हुआ असर्शन रीजन है, सिंपल सा। आप एनसीईआरटी पढ़ते जाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी लाइंस मिलती जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि, इसलिए वर्ड्स मिलते हैं आपको, जिससे आप एनसीईआरटी से खुद से असर्शन रीजन समझ जाते हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी सर में क्या क्या है, इसकी सर संपुटिका में क्या क्या है। पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमको इसके अंदर सर संपुटिका में। एक तो बेटा इनके पास श्रृंगिका होती है, एंटीना लगा हुआ होता है। इसके अलावा इनके पास नेत्र दो प्रकार के होते हैं, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र, तो वो पढ़ने हैं। और इसके अलावा जितने भी इसके मुखांग होते हैं वो भी कहाँ लगे हुए होते हैं, सिर पे लगे होते हैं, तो हमको माउथ पार्ट्स पढ़ने हैं। तो हमको इतनी चीजें पढ़नी है इसकी सिर संपुटिका में। सिर संपुटिका में सबसे पहले आइए बेटा होता है श्रृंगिका। सबसे पहला होता है श्रृंगिका। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। श्रृंगिका इनके पास कितनी है बेटा, श्रृंगिका, और ध्यान रखिएगा श्रृंगिका के बारे में आपको यहाँ पर भी मिलेगा और आगे संवेदी अंगों में भी मिलेगा, इसी टॉपिक कॉकरोच के अंदर ही। तो मैंने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पर लिख दिया, आपको बस याद करना है रिवाइज करने के बाद। श्रृंगिका के अंदर क्या होता है बेटा, एक जोड़ी श्रृंगिका होती है इनके पास। कैसी होती है, तंतुमय होती है, धागे जैसी होती है, तंतु रूप होती है। ठीक है, आंखों के आगे लगी होती है। ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, ये इसकी नेत्र है, नेत्र के आगे, ठीक है, नेत्र के आगे लगी होती है श्रृंगिका। ये रही श्रृंगिका, और देखो धागे जैसे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और तो और तुम ध्यान से देखो इसमें खंड दिख रहे हैं कि नहीं हो दिख रहे हैं। तो श्रृंगिका जो होती है इसकी, ये भी खंडीय होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये झिल्ली युक्त सॉकेट से निकलती है। मैं इसमें भी लिख देती हूँ, श्रृंगिका में भी आंखों के आगे होती है और खंडीय होती है, तंतुमय तो होती है, और साथ ही साथ क्या होती है बेटा, खंडीय होती है। इसमें भी छोटे 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 सेगमेंट बने हुए होते हैं। ये चीजें कुछ ऐसी होती है जो एनसीईआरटी में ये बस डायरेक्ट नहीं दी हुई, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे एनसीईआरटी से बाहर से आ गया, तो बाहर से नहीं है, ये हमको एनसीईआरटी ऐसे ही डिकोड करनी पड़ती है। इसके अलावा बेटा ये झिल्ली युक्त सॉकेट से निकलती है। ये देखो डायग्राम में, ये एक सॉकेट बना हुआ है यहाँ पे, ये एक झिल्ली युक्त सॉकेट होता है, इससे श्रृंगिका बाहर निकलती है। ठीक है, इसके अलावा इस श्रृंगिका में बेटा संवेदी ग्राही है, यानी कि श्रृंगिका को आप किसके अंदर रख देते हैं, संवेदी अंग के अंदर रख देते हैं। जब हम कॉकरोच के संवेदी अंग पढ़ते हैं तो हम उसमें श्रृंगिका भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर संवेदी ग्राही पाई जाती है, जो कि करती क्या है, वातावरण दशाओं को मापने का काम करती है। वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको माप लेती है, जैसे वाइब्रेशन चेक कर लेती है। इसीलिए तो कॉकरोच को बाथरूम में कोई एंटर कर रहा है उससे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस को चेक कर लेती है। तो वातावरणीय दशाओं को माप के और कॉकरोच को बता देती है, कॉकरोच छुप जाएगा फटाफट से। ठीक है, फिर आता है बेटा नेक्स्ट पे, सरल नेत्र होते हैं इनके पास और संयुक्त नेत्र होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके संयुक्त नेत्र है, तो सरल नेत्र के बारे में देखिए क्या पढ़ना है। ये भी एक जोड़ी होते हैं और इनको हम ओसेलाई भी कहते हैं, बस इतना। आप आइए संयुक्त नेत्र के ऊपर, ये भी एक जोड़ी होती है और सिर के पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। मतलब कि ये देखो डायग्राम, ये सिर है, सिर का ये पृष्ठ सतह है, पृष्ठ सतह पर मतलब सिर के भी पृष्ठ सतह पर नेत्र लगे हुए होते हैं। सिर हो गया इनका, सिर अग्र में है वो अलग बात है, मतलब ये कॉकरोच है, ये उसका सिर है। तो सिर के भी ऊपर वाली साइड पे पृष्ठ सतह पर लगी हुई होती हैं इसकी संयुक्त नेत्र। ठीक है, तो सिर के पृष्ठ सतह पर स्थित। अब देखो संयुक्त है ना, तो किस चीज से संयुक्त होके बने हुए हैं, इसके अंदर जो इकाई है बेटा, इकाई जो इन संयुक्त नेत्र के अंदर इकाई है उसको क्या कहते हैं, ओमाटीडिया, नेत्रांशक कहते हैं। ठीक है, तो इसके संयुक्त नेत्र के अंदर जो इकाई होती है उसका नाम है नेत्रांशक। ठीक, नेत्रांशक कितने होते हैं प्रत्येक संयुक्त नेत्र में, दोनों में मिला के नहीं, एक नेत्र में 2000, एक नेत्र में 2000, यानी टोटल लगभग 4000। ठीक है, तो प्रत्येक संयुक्त नेत्र में 2000 नेत्रांशक होते हैं। नेत्रांशक की खुद की शेप कैसी होती है, षटकोणीय होती है। नेत्रांशक की खुद की शेप कैसी होती है, षटकोणीय। अब इतनी सारी इकाइयां हैं तो हर इकाई अपनी अपनी इमेज बनाती है, इसीलिए बेटा एक ही वस्तु की कई प्रतिछायाएं बनाते हैं ये। ठीक है, और हमारे नेत्रों की तरह नहीं है, जैसे हम कैसे एक बार में एक ही साइड पर देख सकते हैं, फिर एक बार में एक ही साइड पर देख सकते हैं, लेकिन ये अपने अलग अलग नेत्र से अलग अलग साइड पर भी देख सकते हैं कॉकरोच। ठीक, और प्रत्येक नेत्र से बहुत सारी प्रतिछायाएं बना रहे हैं। तो अब इतनी सारी प्रतिछाया बनेगी तो हमको हो सकता है कोई चीज जो दिख रही है, क्लियर दिख रही है, हमको कोई चीज क्लियर दिख रही है, लेकिन हो सकता है हमको कोई चीज नहीं भी दिख रही है। पर इनको क्या है, इनको दिखता बहुत ज्यादा है पर ब्लर दिखता है बेटा, क्योंकि एक ही चीज की इतनी सारी प्रतिछायाएं बनती हैं, तो इनमें सुग्राहिता तो अधिक है,
सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा है, संवेदनशीलता तो बहुत ज्यादा है। इतने संवेदी आंखें हैं जितनी हमारी नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है कि इधर की चीज देख रहे हैं तो इधर समझ ना पाए क्या है, लेकिन ये समझ जाते हैं। इनके अलग अलग जो नेत्रांशक होते हैं वो अलग अलग इमेज बनाते रहते हैं सब तरफ, ठीक है। लेकिन विभेदन कम होता है बेटा, क्योंकि इतनी सारी इमेज बन जाती है, इसीलिए विभेद कम कर पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ऐसी दृष्टि को ही हम रात्रि दृष्टि या मोज़ैक दृष्टि कहते हैं, जो कि सामान्यतः रात के समय एक्टिव होती है, इसको हम मोज़ैक दृष्टि कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, कॉकरोच, कॉकरोच में कैसी दृष्टि होती है? मोज़ैक दृष्टि होती है। मोज़ैक दृष्टि सामान्यतः रात में एक्टिव होती है, इसीलिए हम इसको रात्रि दृष्टि कहते हैं। और इसके अंदर सुग्राहिता अधिक और विभेदन कम होता है। अपने से उल्टा कर देना, क्योंकि ये एक ही वस्तु की कई प्रतिछायाएं बनाती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, माउथ पार्ट्स। इनके मुखांग लगे हुए हैं इनके सिर की संपुटिका में। तो मुखांग में क्या क्या होता है, मुखांग में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो मुखांग सिर के आगे वाले छोर पर होता है। यार इसका क्या मतलब हुआ? ये रहा कॉकरोच का बॉडी, ये रहा उसका सिर। किधर हो गया बेटा? सिर अग्रभाग में हो गया। सिर किधर हो गया? अग्रभाग में हो गया। अग्रभाग में भी कैसा हो गया? 90 डिग्री के एंगल पे हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर एक लचीली गर्दन लगी हुई है, इसीलिए हर दिशा में घूम सकता है, चलो ये भी ठीक है। अब सिर में हमने पढ़ा पृष्ठ सतह पे, सिर का भी जो पृष्ठ है उधर संयुक्त नेत्र लगे हुए हैं। सिर के आगे, सिर के आगे वो निकला हुआ है, श्रृंगिका निकली हुई है मेम्ब्रेनस झिल्ली से। और सिर के भी बेटा आगे वाले हिस्से में, सिर खुद तो बॉडी में आगे है ही, और सिर के भी आगे वाले हिस्से में लगे हुए हैं मुखांग, ठीक है। ये लिखा हुआ है, समझिए मेरी बात। सिर के आगे वाले छोर पर जो उपांग होते हैं उनको मुखांग कहते हैं। और कैसे होते हैं इनके मुखांग? काटने और चबाने वाली चीजों को बाइट कर सकते हैं ये, और चबा सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? एक लेब्रम, एक लेबियम, एक जोड़ी मैक्सिला, एक जोड़ी मैंडिबल, और एक हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स जो कहते हैं अधोग्रसनी, जो कि जीवा का काम करती है, जो इन सारे मुखांग के बीच में मध्य में है, एक लचीली पाली है। इसीलिए लिखा हुआ है मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित। मतलब सारे मुखांग चारों तरफ रख दो, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिलम, मैंडिबल, और बीच में है जीवा, ठीक है, जिसको अधोग्रसनी कहते हैं, मध्य में है, लचीली पाली है, और मुखांगों से घिरी गुहा में स्थित है। डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की याद रखनी, ठीक है। अब देखो, लेब्रम को कहते हैं बेटा ऊपरी होंठ यानी उधर गोष्ठ। लेबियम को कहते हैं निचला होंठ यानी अधा गोष्ठ। मैक्सिला एक जोड़ी पाया जाता है चिबुकास्थी, और मैंडिबल एक जोड़ी पाया जाता है जम्बी का, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी में इसमें करेक्शन है, आप मैंने जो लिखा है उसको एज इट इज याद करोगे बेटा, ये इंग्लिश की एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है। होता क्या है, एनसीईआरटी इंग्लिश से हिंदी में जब हम कॉपी करते हैं तो कुछ चीजों का मीनिंग चेंज रह जाता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंग्लिश मीडियम की बुक में करेक्ट हो गई है पर हिंदी मीडियम में नहीं हुई। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो यही हिंदी की बुक पढ़ के जाएंगे, अगर उनको बताया ना गया हो कि यहाँ पर हिंदी में गलती दी हुई है। तो जिन बच्चों के पास भी दोनों बुक है, जो इंग्लिश भी समझते हैं और इंग्लिश को भी फॉलो करते हैं, उन्होंने तो ये करेक्शन कर लिया होगा, या उनकी क्लास में उनको बता दिया गया होगा। जिनको नहीं पता है वो ये करेक्शन कर लेंगे, जो भी बच्चे मुझसे ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनके पास ये ऑलरेडी करेक्शन होगा। बट जो भी नया बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो और उसको ना पता हो, तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी में ये करेक्शन कर लीजिए, और आप इंग्लिश से उसको टैली भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी में आप क्या करेक्शन करेंगे, देखिए, सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिन्हें काटने या चबाने वाले मुखांग बनते हैं, हो गई बात। अब मुखांग में एक जोड़ी उदरगोष्ठ लिखा है और यहाँ पर ऊपरी जबड़ा लिखा है, ये गलत है बेटा। एक जोड़ी नहीं, एक उदरगोष्ठ। उदरगोष्ठ यानी ऊपरी होंठ, ऊपरी जबड़ा नहीं, ऊपरी जबड़ा तो मैक्सिला हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपरी होंठ और एक, एक जोड़ी नहीं, ठीक है, एक उदरगोष्ठ है, एक जोड़ी चिबुकास्थी मैक्सिला यानी ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी जंबिका यानी कि मैंडिबल, एक जोड़ी मैंडिबल लोअर जबड़ा, और एक आधारोष्ट। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है आधारोष्ट, ठीक है, ये हो गया आपका लोअर लिप, निचला होंठ, ठीक है। ये देखो, लेब्रम, लेबियम, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, ठीक है, ऊपरी होंठ, निचला होंठ। आपको शायद दिखा नहीं होगा, एक मिनट। हम्म, अच्छा, देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये हो गया लेब्रम, उधर होस्ट, ऊपरी होंठ। ये हो गया लेबियम, निचला होंठ,
ठीक है, आधारोष्ट। और ये हो गया मैंडिबल, मैंडिबल एक जोड़ी, ये हो गया मैक्सिला, मैक्सिला एक जोड़ी, यानी ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, और इन सब से घिरी हुई बीच की गुहा में क्या है, हाइपोफेरिंक्स जीवा पाई जाती है। ये हो गया आपके अपना मुख। अब ये वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये जो छोटा सा बना हुआ है नेत्रक लिखा है, ये कौन से नेत्रक है, सरल नेत्रक, क्योंकि संयुक्त नेत्र तो यहाँ पे बने हुए हैं, और इसके आगे है, लिखा था ना कि आगे प्रेजेंट होता है श्रृंगिका, तो श्रृंगिका ये रही, खंडीय है, तंतुमय है, और मेम्ब्रेनस वाली से बाहर निकल रही है। मैंडिबल दिख रहा है, मैक्सिला दिख रहा है, लेबियम दिख रहा है, और इसको और लेब्रम दिख रहा है, और इसको जरा कट कर लो यहाँ से, इंग्लिश में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ये एनसीईआरटी में आपको हिंदी मीडियम में करेक्शन करनी है। तो यहाँ पर खत्म होता है बेटा आपका सिर का भाग। ठीक है, अब यहाँ पर ही एक बार हम इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वक्ष, वक्ष के बाद हम पढ़ेंगे उदर, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एनाटॉमी। ठीक है, चलो बेटा, अब हम देखते हैं कि शरीर का दूसरा भाग वक्ष और तीसरा भाग उदर के बारे में। तो कॉकरोच में सिर हो गया, अब सिर के बाद नेक्स्ट आएगा वक्ष, फिर आएगा उदर, फिर जाके इसकी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो वक्ष में हमने पढ़ा था तीन खंड होते हैं, ठीक है, हमने क्या किया था, वक्ष में तीन खंड होते हैं। अब तीन खंड को आप डिवाइड कर दो, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। इसके लिए देखते चले जाओ, देखो कैसे होगा कि मान लो ये कॉकरोच का वक्ष है, तो वक्ष में तीन खंड हो गए, इधर मान लो सर लगा हुआ है, तो ये हो गया बेटा नंबर वन, टू, थ्री। तो ये वाला हो गया अग्रवक्ष, ये वाला हो गया मध्य वक्ष, और ये वाला हो गया पश्च वक्ष, जिसके बाद की पूरा का पूरा उदर लगा हुआ होगा, जिसके अंदर 10 खंड होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अग्र मध्य और पश्च वक्ष हो गए। अब बेटा क्या होता है, तीनों में ही एक एक जोड़े पैर लगे हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो एक जोड़ी अग्रवक्षीय टांग हो गई, एक जोड़ी मध्यवक्षीय टांग हो गई, और एक जोड़ी क्या हो गई बेटा, पश्चवक्षीय टांग हो गई। तो अग्रवक्षीय, मध्यवक्षीय और पश्चवक्षीय टांग होगी, किस अकॉर्डिंग कि वो किस वाले वक्ष में लगे हुए हैं, अग्रवक्ष में या मध्यवक्ष में या पश्चवक्ष में। तो इनके पास बेटा टोटल तीन जोड़ी पैर होते हैं। तो चलो हमने ये तो बता दिया, अग्रवक्षीय, मध्यवक्षीय और पश्चवक्षीय टांग होती है इनके पास, पर इनके पास पंख दो ही जोड़ी होते हैं। और वो पंख किसमें लगे हुए हैं बेटा, ये पंख लगे हुए हैं आपके मध्य वक्ष में लगे हुए हैं और पश्च वक्ष में लगे हुए हैं। तो अब दो जोड़ी पंख हैं मध्य में और पश्च में, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे, मध्यवक्षीय पंख और पश्चवक्षीय पंख। लेकिन पंख क्योंकि दो ही जोड़े हैं, तो आप अगर पंख को अग्र और पश्च बताओगे कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, तो आप इस वाले को क्या बोलोगे, अग्र पंख, और इस वाले को क्या बोलोगे, पश्च पंख। मान लो दो जोड़ी पंख है, तो आप क्या बोलोगे, अग्र पंख, पश्च पंख। और अग्र पंख लगा हुआ कहाँ है, मध्य वक्ष में, तो इसीलिए दो नाम बन जाते हैं, या तो आप अग्र पंख बोलो या मध्य वक्षीय पंख बोलो। अगर वक्ष का नाम जोड़ा तो मध्य वक्षीय पंख, और सिर्फ पंख बोल रहे हो तो अग्र पंख। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो पंख भी पिछला है पश्च पंख, और लगा भी किसमें है, पश्च वक्ष में, तो पश्च वक्षीय पंख। तो पश्च वक्षीय पंख या पश्च पंख, और मध्य वक्षीय पंख या फिर अग्र पंख, एक बात हो गई, ऐसा हो गया। ठीक है, और ये हो गया बेटा पंखों का पहला जोड़ा, ये हो गया पंखों का दूसरा जोड़ा। अब देखो पंखों का ये जो पहला जोड़ा होता है, जो मध्य वक्ष में लगा होता है, इसको प्रवार या अच्छत, टेजमीना या एलाइट्रा भी कहते हैं। और पंखों का जो दूसरा जोड़ा होता है बेटा, उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। अब ये वाला अपारदर्शी है, ये वाला पारदर्शी है, ये वाला गहरे रंग का है, लेदरी है, ये वाला झिल्ली नुमा है। और अब देखो कैसे होगा कि मान लीजिए ये कॉकरोच है, मान लो बेटा ये कॉकरोच है, इसमें हमने ऐसे तीन खंड बना दिए, वन, टू, थ्री। ठीक है, अब देखो पहले तीसरे वाले का पंख बनाओ, पश्च पंख, और इसके ऊपर ही तो ऐसे दूसरे वाले का पंख होगा अग्र पंख। ठीक है, यानी अग्र पंख ने क्या किया, पश्च पंख को जो तीसरे नंबर से लगा हुआ है, पश्च वक्ष से जो लगा हुआ है, उसको सुरक्षा दी विश्राम के समय। बस यही बात लिखी हुई है कि ये जो अग्र पंख है, ये विश्राम में पश्च पंख को ढके रहता है और उसकी सुरक्षा करता है। और जब कॉकरोच को उड़ना होगा, जब कॉकरोच को उड़ना होगा, तो पहले ये वाले पंख खुलेंगे, फिर ये वाले पंख खुलेंगे, और ये इस वाले पंख से, पश्च पंख से उड़ान भरेंगे। ठीक है, यानी कि जो पश्च पंख होते हैं वो उड़ने में सहायता करते हैं। तो एक्चुअली में जो थर्ड नंबर पे पश्च पंख लगे हुए हैं वो उड़ने में सहायता करते हैं, और जब उड़ान नहीं भरते हैं उस टाइम पर अग्र पंख आके उसको ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके वक्ष के बारे में।
ठीक है। अब आइए थर्ड, एब्डोमेन। लास्ट आते हैं बेटा एब्डोमेन, उदर। ठीक है, आप देखो एब्डोमेन में कितने खंड होते हैं, 10 खंड होते हैं। नर हो या मादा हो, दोनों में कितने खंड मिलेंगे, 10 खंड मिलेंगे। अब एब्डोमेन में एक जरूरी चीज क्या होती है, जनन कोष्ठ, जननीय कोष्ठ। इसका बार बार जिक्र बेटा रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी होगा कॉकरोच के, तो ध्यान दीजिएगा। आपको एज इट इज फिर से लिख के दिया है, लिख के दे रही हूँ, आपको याद करना है। इसके पास जनन कोष्ठ है, जननीय कोष्ठ है। अब मादा और नर में ये थोड़ा अलग अलग होता है, दोनों में 10-10 खंड है। पर मादा में जो जनन कोष्ठ है वो किससे बना हुआ है, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, 3 खंड के। अधर को आप लेंगे, यानी अधरक को लेंगे, स्टर्नाइट। किसको लेंगे बेटा आप, स्टर्नाइट को। मैंने आपको बोला था ना, कटक जो स्क्लेराइट होते हैं उनको आप पृष्ठ में अलग बोलते हैं, अधर में अलग बोलते हैं और साइड में अलग बोलते हैं। तो अधर में आप क्या बोलते हैं, स्टर्नाइट बोलते हैं। तो वो जो स्टर्नाइट है वो आप 7, 8 और 9 की ले लीजिए, इससे मिलकर बनता है बेटा जनन कोष्ठ, फीमेल में। ठीक है, मेल में नहीं, फीमेल में। और इनका जो सेवेंथ अधरक होता है उसकी शेप नौकाकार होती है, ये याद रखिए। अब जनन कोष्ठ एक कोष्ठ है, बन गया। इस कोष्ठ का भी कोई बेटा, इस कोष्ठ का भी कोई अग्र और कोई पश्च भाग होता होगा। तो इसके अग्र में क्या क्या पाया जाता है और इसके पश्च में क्या क्या पाया जाता है, यानी जनन कोष्ठ में इसके 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अग्र में मादा का जनन छिद्र होता है, स्पर्माथिकल ग्रंथि होती है इनके पास, हम आगे पढ़ेंगे, उसका छिद्र होता है। और संपार्श्विक ग्रंथि, एक कोलेट्रियल ग्लैंड होता है फीमेल में, उसका भी छिद्र होता है। और इसके पश्च में बेटा गोनापोफाइसिस, यानी इसका बाह्य जननेंद्रिय होता है। ये सारे टर्म्स हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन टॉपिक में। अब आइए मेल में। मेल में जो जनन कोष्ठ बना है वो किससे बना है, 9 और 10 का तो ले लीजिए पृष्ठक, 9 और 10 का तो ले लीजिए पृष्ठक। अब आपको अधरक नहीं लेना है, अब आपको पृष्ठक लेना है। और 9 का ले लीजिए अधरक, यानी 9th का तो आपने पृष्ठक अधरक दोनों ले लिया, और 10 का आपने सिर्फ पृष्ठक लिया, ये मिलके बनता है इसका जनन कोष्ठ। इसके जनन कोष्ठ में 3 चीजें याद रखनी है, एनस, जनन छिद्र और गोनापोफाइसिस। तो इसके अग्र में होता है एनस और पश्च में होता है नर जनन छिद्र और बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, तो उदर हो गया, ये उदर में 10-10 खंड है, मेल और फीमेल में जनन कोष्ठ उदर में होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद मेल और फीमेल में एक संरचना होती है बेटा, गुदा लूम और गुदा शू, जो मैं आपको कह रही थी, एनल सरसाई और एनल स्टाइल। एनल स्टाइल का नाम आपने पढ़ा था अभी कि मेल में पाया जाता है। गुदा लूम को ही बेटा आप ध्यान से एनसीईआरटी करोगे तो गुदा रोमक भी कहते हैं, एनल सरसाई कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म याद रखिएगा। और गुदा शू को एनल स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब दोनों ही एक एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन याद करो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, जबकि एनल सरसाई बेटा मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो कि जो मेल है, जो मेल है, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मेल है इसमें तो आपको बेटा एनल स्टाइल भी मिलेगा और एनल सरसाई भी मिलेगा। ये वाला एनल स्टाइल है और ये वाला एनल सरसाई है। और फीमेल में आपको सिर्फ और सिर्फ एनल सरसाई मिलेगा, एनल स्टाइल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। ठीक है, आप देखो इसके बारे में और क्या याद करना है आपको। ये जो गुदालुम होता है ये भी संधि युक्त होता है, जैसे हमने अभी करा था ना वो एंटी नर्सरिंग का संधि युक्त होता है, उसमें खंड दिखाई देते हैं, वैसे ये भी संधि युक्त होता है एनल सरसाई। तो देखो डायग्राम में देखो, ये छोटे 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 संधि युक्त हो गए है ना, तो ये संधि युक्त होता है। ठीक है, जबकि ये अखंडीय होता है, इसीलिए ऐसे लाइन बनी हुई है सीधे। ठीक है, तो ये अखंडीय हो गया। ये तंतुमय होता है, 10वें खंड में लगा होता है, और ये धागे के समान होता है, 9वें खंड में लगा हुआ होता है। तो आपको याद रखना है कि एनल स्टाइल मेल में 9वें खंड में होता है, और 10वें में एनल सरसाई मेल में भी होगा, और फीमेल के भी 10वें खंड में एनल सरसाई होगा। और ये जो एनल स्टाइल है इसको हम लैंगिक द्विआकारिकी में भी पढ़ते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो संरचनाएं आपको कहाँ मिलेंगी, उदर में। तो उदर में आपको जनन कोष्ठ मिल गया, उदर में आपको एनल सरसाई और एनल स्टाइल मिल गया। तो अगर मेल है, अगर जो तो मेल है तो आप क्या क्या याद रखेंगे, मेल का जनन कोष्ठ याद रखेंगे, मेल में एनल स्टाइल और एनल सरसाई याद रखेंगे, किस किस खंड में लगा होता है। और अगर जो तो फीमेल है तो आप क्या याद रखेंगे, एक तो जनन कोष्ठ याद रखेंगे और दूसरा आप याद रखेंगे एनल सरसाई, क्योंकि एनल स्टाइल फीमेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, यहां पर खत्म होती है बेटा आपकी मॉर्फोलॉजी, और नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका एनाटॉमी, आंतरिकी। आंतरिकी को एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। इसके अंदर बेटा आपको देखो इस पेज पे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, 3 सिस्टम हो गए। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
5 सिस्टम हो गए। और फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले के 5 सिस्टम आराम से कर लेते हैं कंप्लीट। देखो पूरा एनसीईआरटी है बेटा, देखने में आपको भले ही कम लग रहा हो, ये पूरा एनसीईआरटी है, आप टेंशन नहीं लेंगे इसके अलावा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आंतरिकी में हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या क्या हो जाता है, आहार नाल आती है, आपको पता ही है आहार नाल कहाँ होती है, देह गुहा में स्थित होती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आहार नाल को, कॉकरोच की आहार नाल को हम विभाजित करते हैं बेटा 3 भागों, ठीक है। एक होता है अग्रांत्र, एक होता है मध्यांत्र और एक होता है पश्चांत्र, ठीक है। अब इसी डायग्राम को देखो मैंने यहाँ पर किया है, ये पूरा का पूरा पैसेज ऑफ फूड है, ठीक है। तो देखो पैसेज ऑफ फूड में किया गया, याद करना है। खाना सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, खाना सबसे पहले एंटर करेगा बेटा मुख में, मुख से आएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से आएगा ग्रसिका में, ग्रसिका से आएगा अन्नपुट में, अन्नपुट से आएगा पेशड़ी में, प्रेषणी में, पेशड़ी में ग्रंथिल जठर को, प्रेषणी को ही ग्रंथिल जठर भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अग्रांत। ये हो गया कॉकरोच का फोरगट। गट, आहार नाल को डिवाइड करो अग्रांत्र, मध्यांत्र, पश्चांत्र में। अग्रांत्र के अंदर इतनी चीजें आ गई और यही आपका पैसेज हो गया। फिर खाना आ गया मध्यांत्र में, मिडगट में, और फिर खाना चला गया पश्चांत्र में। पश्चांत्र में होता है बेटा इलियम, कोलोन, रेक्टम, शुद्रांत्र, वृहदांत्र और मलाशय, जो कि खुल जाता है एनस से, गुदाद्वार से, ठीक है। तो खाना एंटर कर गया मुख से और रिलीज हो गया अनडाइजेस्टेड फूड गुदाद्वार से, ये आपका हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में वैसे भी पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसमें 2 द्वार होते हैं, एक मुख हो जाएगा और एक गुदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें पॉइंट्स देखो क्या क्या याद करने, मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। एनसीईआरटी कहती है ग्रसनी छोटी सी है और नलिकाकार है, तो मैंने यही लिख दिया। ग्रसनी को कहती है कि ये नैरो ट्यूबुलर, एक सक्रिय नलिकाकार पैसेज है, पथ है, तो यही लिख दिया। अन्नपुट बेटा एक कोश होता है, ध्यान रखिएगा, जहां पे भोजन का संग्रहण होता है। अन्नपुट यानी क्रॉप, क्रॉप में भोजन का क्या होता है, संग्रहण, डायरेक्ट क्वेश्चन। पेशनी, पेशनी में बेटा भोजन को पीसा जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, यहाँ पे भोजन पीसा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी कहती है कि पेशनी में बाहर की ओर, पेशनी में, एक सेकंड, हाँ, पेशनी में बेटा 2 लेयर होती हैं, एक बाहर और एक आंतरिक, ठीक है। हम्म। पेशनी में बाहर की ओर बेटा एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, यानी थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं। और पेशनी में आंतरिक साइड पर मोटी उपत्वचा होती है, क्यूटिकल होती है। तो आंतरिक साइड पर पेशनी में जो उपत्वचा होती है वो 6 उपत्वचीय दांत यानी कि काइटिनस प्लेट में पट्टिकाओं में विभाजित होकर दांत बनाती है, इसी से खाने को पीसा जाता है। यानी खाना कहाँ पिसता है बेटा, एक तो पेशनी में पिसता है, ठीक है। एक और आएगा इसलिए बोला एक तो पेशनी में पिसता है। तो कॉकरोच में पेशनी क्या काम करती है, खाने को पीसने का। कैसे पीसती है, दांत लगे हुए हैं, दांत बस कहते हैं, वो है क्या, वो है बेटा काइटिनी उपत्वचा। काइटिनी उपत्वचा की पट्टिकाएं हैं, ठीक है। तो वो किस स्तर से बनी हुई है, वो आंतरिक स्तर से बनी हुई है पेशनी के, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका अग्रांत्र। अग्रांत्र के बाद है मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद है पश्चांत्र। अब देखो बेटा अग्रांत्र और मध्यांत्र, यहां तक अग्रांत्र हो गया, यहां से मध्यांत्र, इन दोनों के संयोजन स्थल पर एक संरचना लगी होती है हेपाटिक या गैस्ट्रिक सीखे। इसको हम यकृतीय अंधनाल या जठरीय अंधनाल कहते हैं। अंधनाल है क्योंकि ऐसे ऐसे बंद रहता है बेटा, एक साइड से, एक साइड से बंद है, इसीलिए हम इसको अंधनाल कहते हैं। 6 से 8 की संख्या में होती है, सिरे बंद होते हैं इसलिए अंधनाल कहते हैं, और ये पाचक रस का स्त्राव करती है। ऐसे ही बेटा मध्यांत्र और पश्चांत्र के बीच में जो संयोजन स्थल होता है, इस पर प्रेजेंट होती है मेलपिगी नलिका। पर इसका पाचन से रिलेशन नहीं है बेटा, ये एक्सक्रीशन करती है, उत्सर्जन में सहायता करती है। तो उत्सर्जन में हम यही मेलपिगी नलिका पढ़ते हैं। तो उसके बारे में मैंने यही लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया है, 100 से 150 होती है, पीले रंग की होती है, पतली होती है, तंतु में होती है। और किस चीज में सहायता करती है बेटा, उत्सर्जन में सहायता करती है। कहाँ पर होती है, मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर होती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर देह गुहा में स्थित आहार नाल में 3 भाग होते हैं, अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। अब पश्चांत्र मध्यांत्र से चौड़ा होता है, जो पश्चांत्र होता है मध्यांत्र से चौड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेटा अग्रांत्र के पर भी क्यूटिकल की लेयर होती है और पश्चांत्र पर भी क्यूटिकल की लेयर होती है, पर मध्यांत्र पर क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है, ये याद रखना है आपने,
ठीक है, ये हो गया बेटा क्या, आपका पाचन तंत्र। पैसेज ऑफ फूड पूछे तो आपको ये पैसेज बताना है, कितने भाग है ये पूछे तो आपको 3 भाग बताने हैं। गैस्ट्रिक सीका के बारे में पूछे तो ये बताना है। एक्सक्रीशन में मेलपीजी नलिका पूछे तो ये बताना है, ठीक है। और ये उपत्वचा के बारे में हो गया, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे आर्थ्रोपोडा में आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार रिकॉल करके कॉकरोच में इसको स्प्लिट करेंगे। इनके पास शाखित श्वास नालों का जाल होता है, ट्रैकियल सिस्टम बोला जाता है। इनके पास स्पाइरेकल नाम की संरचना होती है, जो कि 10 जोड़ी होती है, इनके पार्श्व सतह पर स्थित होती है। यानी कि ये जो कॉकरोच है बेटा, इसके ऊपर या नीचे साइड पर नहीं, बल्कि साइडों में ऐसे देख लो। कॉकरोच के ऊपर या नीचे साइड पर नहीं, इनके साइडों में स्पाइरेकल लगे हुए होते हैं। और ये अवरोधनी द्वारा नियमित होते हैं, मतलब इनके बॉडी में ये जो स्पाइरेकल्स लगे हुए हैं साइड साइड में, बेटा वो जैसे हमारे बॉडी में नॉस्ट्रल्स से एयर एंटर करती है, इनके में स्पाइरेकल से एंटर करती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है। ठीक है, और इसमें अवरोधिनी लगी होती है, जो कि इनके खुलने बंद होने का, यानी कि एयर के एंटर करने को और निकलने को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो पैसेज ऑफ एयर आप क्या बताएंगे, स्पाइरेकल से हवा एंटर करती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर ट्रैक्यूल में चली जाती है। यानी श्वास छिद्र से एंटर करके श्वास नाल में आती है, उससे श्वास नलिका में चली जाती है। और श्वास नाल और श्वास नलिका का ये जो जाल होता है, इसी को हम शाखित श्वास नालों का जाल यानी ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ये जो श्वास नलिका है, उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है सरल विसरण द्वारा। किस द्वारा, सरल विसरण सिस्टम प्रोसेस द्वारा इनका आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैलपीजी नलिका बता दिया आपने। ग्रंथिल एवं पक्षमाभि उपकला द्वारा स्तरित। ये जो मैलपीही नलिका होती है, ये नलिका खुद ग्रंथिल होती है। और पक्षमाभी उपकला, पक्षमाभ लगे होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पक्षमाभ लगे हुए होंगे तो मूवमेंट होगी। उपकला द्वारा आस्तरित होती है। यूरिक अम्ल एक्सक्रीट करते हैं कॉकरोच, इसलिए यूरिक एसिड उत्सर्जी, हम एक्सक्रीशन में भी पढ़ते हैं। यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। और अन्य उत्सर्जी अंग भी पाए जाते हैं इसके पास, कुछ कुछ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्रंथि। ये तीनों भी बेटा इसकी बॉडी में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में सहायता करते हैं। तो एक्सक्रीटरी संरचना इसके पास, उत्सर्जी संरचना क्या क्या हो गई, मेलपिगी नलिका हो गई, वसापिंड हो गया, वृक्काणु उपत्वचा यानी कि नेफ्रोसाइट हो गया, और यूरिकोज ग्रंथि हो गई। चारों ही इसके लिए क्या है, ये चारों ही इसके लिए उत्सर्जी संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र पे आइए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब आपने इतना तो याद ही होगा, आर्थ्रोपोडा में कैसा परिसंचरण होता है, खुला परिसंचरण। तो इनके पास भी खुला परिसंचरण है, यानी रुधिर गुहा में सभी अंतरंग। देखो ये सब तुमको आता है, एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हमने भी लिखा है ताकि आपको कॉकरोच में लाइन नहीं याद। बट आप देखो ये सब चीजें आपको आती है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आप आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ते हैं, परिसंचरण में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आधी चीजें तो आपको याद है। रुधिर गुहा में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं। रुधिर को आप रुधिर लसिका बोलते हो, जिसमें रंगहीन प्लाज्मा होगा, रुधिराणु ब्लड सेल्स होंगी, और प्लाज्मा होगी, प्लाज्मा कलरलेस होगी। और अंतरंग अंग रुधिर लसिका में डूबे रहते हैं। यही जो आपका हीमोलिम्फ हम बोलते हैं ना, कि जब आपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बोला, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही आप 2 वर्ड बोलते हो। एक तो आप हीमोसील बोलते हो, याद आ रहा है, और एक आप हीमोलिम्फ बोलते हो। तो ये दोनों ही वर्ड्स आ गए यहाँ पर। हीमोसील क्या हो गया, रुधिर से भरी हुई गुहा। और हीमोलिम्फ क्या हो गया, उसका रुधिर, जिसमें हम लिम्फ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कलरलेस होता है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, बस वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अंतरंग अंग रुधिर लसिका में डूबे रहते हैं। अब अल्प विकसित रुधिर वाहिनियां होंगी, क्योंकि रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित क्योंकि खुला परिसंचरण है, सीधे ब्लड ने कहा चला जाना है, ब्लड की कैविटी में चला जाना है। तो कैपिलरीज तो इसके पास होती नहीं है, केशिका इसके पास नहीं होती, खुला परिसंचरण है, इसके पास केशिका नहीं होती है। और अल्प विकसित रुधिर वाहिनियां होती हैं, जो रुधिर गुहा में सीधा सीधा खुल जाती हैं। इनका हार्ट कैसा होता है बेटा, इनका हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, लंबा हार्ट होता है, पेशीय हार्ट है। सी, हार्ट तो हमारी तरह पेशी है, पर इनका हार्ट लंबाई में प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये पूरा हार्ट है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये
आई थिंक थोड़ा सा लैग आ रहा है। ये पूरा जो बीच में है ना बेटा, ये हार्ट है। तो लंबे में हार्ट है, ठीक है, लंबाई में है, पेशी है, और इतना लंबे में है, इसलिए हम इसको नलिकीय हार्ट बोल रहे हैं। पर कहाँ पर है? सिर में नहीं है, वक्ष में है और अधर में है। वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा पर स्थित है। तो मध्य तो आपको दिख ही रहा है, मध्य आपको दिख रहा है, वक्ष और उदर में है, ये भी सही है, यहाँ पर उदर कर लेंगे, ठीक है। तो वक्ष में है, उदर में है, मध्य में है, ठीक, लंबवत है, नलिकाकार है, पेशी है, और पृष्ठीय रेखा पर स्थित है। याद करो, हम कॉर्डेटा में पढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिफरेंस पढ़ते हैं, कि हम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का हार्ट कहाँ होता है? अधर में होता है, ठीक है, वेंट्रल में होता है। और अगर नॉन कॉर्डेटा के पास हार्ट है तो आर्थ्रोपोडा किसमें आ गया? नॉन कॉर्डेटा में आ गया। नॉन कॉर्डेटा के पास अगर हार्ट है तो किधर होगा बेटा? पृष्ठ में होगा। तो इनका पृष्ठीय रेखा पर स्थित है, यानी ये जो आपको दिख रहा है हार्ट, वो किधर है? कॉकरोच ऐसे चल के जा रहा है तो इसके पृष्ठ में है, मध्य में तो है, सेंटर में तो है, पर पृष्ठ में है, अधर में नहीं है। अधर में तो कॉर्डेटा का होता है हार्ट। तो लंबवत है, नलिकीयकार है, वक्ष और उदर में है, मध्य में है, और पृष्ठ में है बेटा, ठीक है। तो इसी बात को लिखा हुआ है, मध्य पृष्ठीय रेखा पर स्थित। कितने कोष्ठ होते हैं हमारे में? जैसे 4 कोष्ठ होते हैं, इनके पास लंबाई में ऐसे 13 कोष्ठ पाए जाते हैं हार्ट में। और इनसे एक मसल जुड़ी होती है बेटा, जो कि 12 जोड़े होती हैं, एलियरी मसल, ठीक है। इनके जो कोष्ठ होते हैं वो कीपाकार होते हैं, और दोनों तरफ ऑस्टिया होते हैं, इसके ओपनिंग होती है। जैसे ये एक जोड़ी ऑस्टिया हो गया, फिर ये वाले कक्ष में इधर भी ऑस्टिया, इधर भी ऑस्टिया, समझ में आ रही बात? फिर ये वाले कक्ष में इधर भी ऑस्टिया, इधर भी ऑस्टिया, ऐसे करके होता है, ठीक बा। एक बार मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, बट आई थिंक कुछ लैग आ रहा है, इसको मैं सही करके वापस से रिकॉर्ड करती हूँ। चलो बेटा, नेक्स्ट सिस्टम जो हमको कॉकरोच का करना है, दैट इज नर्वस सिस्टम। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र करेंगे। तो कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र में देखो क्या क्या पॉइंट आपने एनसीईआरटी से करे हैं, जो आपको पॉइंट्स तोड़ के याद करने को बोला हुआ है। आपको कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र देखेंगे तो बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है पूरे शरीर में फैला हुआ है, कॉकरोच के पूरे शरीर में उसका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अधर तल पर उपस्थित है। याद करिए, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में हम डिफरेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ है? पृष्ठ में है। तो कॉकरोच क्योंकि नॉन कॉर्डेट है तो उनका अपोजिट हो जाता है, वो कहाँ पर है? उसके अधर तल में। अगर ये कॉकरोच है तो उसके अधर तल में स्थित होता है उसका नर्वस सिस्टम। तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, अधर तल पर उपस्थित है। याद करते जाइए, क्लास में ही रिवीजन हो रहा है, आपने ये सब आता है, बस ब्रेन में वापस से आपको सेट करते जाना है। अब कॉकरोच के सिर में, कॉकरोच के बेटा सिर में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा होता है। कॉकरोच के सिर में उसके नर्वस सिस्टम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा होता है, ठीक है। वो जो थोड़ा सा हिस्सा उसके सिर में होता है उसको ही हम बेटा ब्रेन कहते हैं। कॉकरोच का ब्रेन क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम का वो जो थोड़ा सा हिस्सा है। और वो हिस्सा है क्या? अधिग्रसिका गुच्छिका। अधिग्रसिका गुच्छिका। ये अधिग्रसिका गुच्छिका क्या करती है? श्रृंगिका और संयुक्त नेत्र, उसके सर में ही श्रृंगिका लगी हुई है और संयुक्त नेत्र लगे हुए हैं, उनको तंत्रिकाएं भेजती है। कौन सी गुच्छिका बेटा? गैंग्लियन अधिग्रसिका गुच्छिका, ठीक है। और यही कहलाती है बेटा ब्रेन, जो सिर में थोड़ा सा हिस्सा है। इसलिए क्योंकि कॉकरोच के पास सिर में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है बेटा, इसीलिए अगर कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच का सिर काट भी कॉकरोच 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। ये एनसीईआरटी से आपके लिए क्या बन जाता है बेटा? ये एनसीईआरटी से आपके लिए असर्शन रीजन बन जाता है, फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट असर्शन रीजन बन जाता है आप, ठीक है। अब देखो, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? क्या बोल रहे हैं हम? कि कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें, जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, वैसे कॉकरोच के पास क्या क्या है? कॉकरोच के पास गैंग्लिया है, गुच्छिका। कॉकरोच के पास कुछ कनेक्टिव्स हैं, कुछ संयोजक जो उनको आपस में जोड़ते हैं, और कॉकरोच के पास ब्रेन है। तो कॉकरोच के ब्रेन की बात तो हमने कर ली। कॉकरोच का ब्रेन क्या है? कॉकरोच का ब्रेन बेटा, कॉकरोच का ब्रेन, एक सेकेंड, कॉकरोच का ब्रेन वही है जो उसके सिर में थोड़ा सा हिस्सा है, अधिग्रसिका गुच्छिका, जो कि श्रृंगिकाओं और संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं यानी मैसेज भेजता है। वही क्या है? कॉकरोच का ब्रेन। तो एक कॉकरोच के पास ब्रेन हो गया जो कि गुच्छिका है। इसके अलावा बेटा कॉकरोच के पास बहुत सारी गुच्छिकाएं होती हैं जो कि श्रेणीबद्ध होती हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम,
ये ऐसे श्रेणीबद्ध मतलब लाइन से लगी हुई हैं एक के बाद एक। ठीक है, कितनी होती है बेटा ये गुच्छिका? 10 होती है संख्या में। कितनी गुच्छिकाएं हैं? 10 गुच्छिकाएं हैं। ये आपस में फ्यूज्ड होती है, ऐसा नहीं कि एक गुच्छिका अलग है दूसरी अलग है, ये ऑलमोस्ट फ्यूज है, आप बहुत अलग अलग नहीं बता सकते। और खंडीय व्यवस्थित होती है। तो कौन से खंडों में होती है? देखो 10 होती है। एक तो हमने सिर में रख दिया अधिग्रसिका गुच्छिका, अभी हमने बोला सिर में अधिग्रसिका गुच्छिका है जो कि मस्तिष्क का काम करती है, वो हो गया आपका एक गुच्छिका। इसके अलावा बची हुई 9 3 वक्ष में और 6 उदर में है, तो खंडों में व्यवस्थित है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? खंडीय व्यवस्थित है। आपस में फ्यूज होती है, इसीलिए हमने क्या बोला? श्रेणीबद्ध है। और टोटल संख्या में कितनी हो गई? 10 हो गई। उसी में से एक क्या बना रही है बेटा? एक बना रही है आपका ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया। और इनको आपस में जोड़ते हैं बेटा संयोजक, कनेक्टिव। ये जोड़े में होते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में, ये देखो डायग्राम, ये एक गुच्छिका ये दूसरी गुच्छिका, इनको आपस में कितने कितने कनेक्टिव्स ने जोड़ा? 2 कनेक्टिव्स ने जोड़ा। तो ऐसे ये पेयर्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, लंबाई में पाए जाते हैं कॉकरोच के। अगर कॉकरोच ऐसे भाग रहे हैं तो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स होते हैं, 2 कनेक्टिव्स, फिर 2 कनेक्टिव्स, फिर 2 कनेक्टिव्स, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कहां पर होंगे? वेंट्रल साइड में, अधर साइड पर। इसका नर्वस सिस्टम भी अधर पर ही व्यवस्थित होता है। और ये कनेक्टिव्स भी कहां पर होते हैं बेटा? अधर साइड पर होते हैं, जो कि गुच्छिकाओं को तोड़ते हैं। तो अनुदैर्घ्य होते हैं, अधरतल पर होते हैं, गुच्छिकाओं को जोड़ते हैं और युग्मित होते हैं, पेयर्ड संरचना होती है। ठीक है, यही बेटा इसके नर्व कॉर्ड का काम कर रही है। जैसे हमारे में तंत्रिका रज्जु होती है, इनके में यही जो संयोजक है वो तंत्रिका रज्जु का काम कर रहे हैं। अब हमारे में सिंगल होता है, इनके में कैसा हो गया? पेयर्ड। हमारे में पृष्ठ होता है, इनके में कैसा हो गया? अधर। हमारे में सिंगल है, इनमें कैसा हो गया? डबल। हमारे में खोखला होता है, इनके में कैसा हो गया बेटा? सॉलिड, यानी कि ठोस। तो सब कुछ उल्टा होता है नॉन कॉर्डेट में। तो इसकी भी जो वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी हो जाएगी? डबल, यानी कि पेयर्ड वेंट्रल सॉलिड। हमारे से ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका बेटा एक छोटा सा डायग्राम है, जस्ट टू सी कि अच्छा ऐसा कुछ दिखता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है नर्वस सिस्टम। अब आते हैं, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहीं पर कर लेंगे कि इनके पास क्या क्या संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनके पास क्या क्या संवेदी अंग पाए जाते हैं? तो इनके पास बेटा देखो, हमने श्रृंगिका पढ़ी थी कि संवेदी होती है, आंख पढ़ी थी जो कंपाउंडाइज संयुक्त नेत्र हमने पढ़ा था, संवेदी होते हैं। इसके अलावा इनके पास जो एनल सरसाई होता है बेटा, जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि संवेदी अंग तो दोनों को चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मेल फीमेल दोनों में जो पाया जाता है संवेदी अंग एनल सरसाई, एनल स्टाइल नहीं, वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, वो सिर्फ मेल में पाया जाता है। तो गुदा रोमक या गुदा लोम कहते हैं। इसके अलावा बेटा हमने इसमें मैक्सिला और मैंडिबल पढ़ा था ना, तो मैक्सिला में कुछ पाल्प लगे होते हैं, कुछ स्पर्शक लगे होते हैं, उसको हम मैक्सिलरी स्पर्शक, और कुछ लेबियम में लगे होते हैं, उसको लेबियल स्पर्शक बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको किसमें याद रखने की? इनके पास ये संवेदी अंग पाए जाते हैं। जिसमें श्रृंगिका का आप डिटेल पढ़ते हो, संयुक्त नेत्र का आप डिटेल पढ़ते हो, बाकी तीनों के आप नाम पढ़ते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, इसका जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ना होता है, फीमेल अलग पढ़ना होता है, क्योंकि ये लैंगिक द्विआकारिकी शो करते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे कि जो हमको पता भी है, इसे याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि आपको छोटी छोटी बातें मिस नहीं करनी है। कि कॉकरोच कैसा होता है बेटा? एक लिंगी एक लिंगाश्रयी होता है, मेल अलग फीमेल अलग। जब अलग अलग होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी। इनमें कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन, यानी दोनों में अपने अपने गैमीट्स युग्मक बनेंगे। फिर इनमें आंतरिक निषेचन होता है। फिर ये अंड प्रजक होते हैं। उसके अलावा इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखा जाता है, मतलब कोई ना कोई और स्टेज जो कि वयस्क से अलग दिखती है वो इनमें पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में भी जो परिवर्धन है उसका नाम है बेटा पैरामेटाबोलस। पैरोमेटाबोलस एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें जो एक अलग संरचना बीच में दिखती है, जो जनरली हम लार्वा करते हैं, वही इसमें क्या होती है? अर्भक, निम्फ। अर्भक बेटा, अर्भक कहते हैं निम्फ। निम्फ नाम की एक संरचना होती है। ये निम्फ नाम की जो संरचना है, लार्वा नहीं है, ये अलग है, निम्फ है। जिसमें भी निम्फ संरचना पाई जाती है वयस्क बनने से पहले, उस वाले अप्रत्यक्ष परिवर्धन को हम पैरोमेटाबोलस परिवर्धन कहते हैं। तो इनमें कैसा परिवर्धन देखा जाता है? पैरोमेटाबोलस। और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ये सब बातें किसके लिए लिख रहा है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना नाम की प्रजाति के लिए। ठीक है, अब देखो, ये जो अर्भक होते हैं, जो निम्फ होते हैं, ये वयस्क के समान ही दिखते हैं, ये वयस्क के समान ही दिखते हैं।
निम्फ से एडल्ट बनने में 13 बार निर्मोचन होता है। ये अपनी कायांतरण से मतलब वो अपनी जो स्किन है वो शेड करके निर्मोचन करके मोल्टिंग करके एडल्ट बनाते हैं। अब जब 13 निर्मोचन होता है तो जो सेकंड लास्ट निम्फ है, एडल्ट, एडल्ट से पहले निम्फ और निम्फ से पहले वाला निम्फ, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट निम्फ बोला है बेटा। तो सेकंड लास्ट निम्फ तो ऐसे होगा जैसे मान लो एक निम्फ है, ठीक है, दिस इज निम्फ नंबर 1। ऐसे करते 2 3 4 5 ऐसे करते करते फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, एडल्ट। एडल्ट पर पहुंचने से पहले आप किस पे आ जाएंगे, निम्फ नंबर 13 पे आ जाएंगे, तभी तो 13 बार निर्मोचन हो रहा है, ये 13th निर्मोचन करेगा। उससे भी पहले जो है N12 मान लो, निम्फ नंबर 12 पे जो होगा, जो 12वीं बार निर्मोचन करेगा, उसके बारे में कह रहा है कि इसके पास बेटा पक्ष तल्प होते हैं, विंग पैड्स होते हैं। ये वाला जो है ना, इसके पास उड़ने के लिए पक्ष तल्प बन जाते हैं, पर पंख अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए, ये उड़ नहीं सकता। और फिर सिर्फ एडल्ट उड़ सकता है बेटा, ओनली एडल्ट के पास विंग्स होती हैं। कोई भी निम्फ ऐसा नहीं है जिसके पास विंग्स हो। विंग पैड बन जाता है निम्फ नंबर 12 में, तो ऑब्वियसली निम्फ नंबर 13 में भी विंग पैड है, पर निम्फ नंबर 12 हो या 13 हो, ये उड़ नहीं सकता। इनके पास पक्ष तल्प होते हैं। और जो फाइनली एडल्ट बनता है 13वें निर्मोचन के बाद, वो जो एडल्ट है, जो वयस्क है, वो उड़ सकता है। उसके पास अब फाइनली परिपक्व पंख होते हैं, पक्ष तल्प से पंख बन चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात होगी एनसीईआरटी की। अब हम आते हैं, पहला टेकअप करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला हम टेकअप करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी को ब्रेक करके बहुत सारी चीजें शॉर्ट में ऐसे लिखी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से सिर्फ जितना लिखा है उतना आपको अच्छे से याद रखना है, फिर आपके पॉइंट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम है यानी अंगों का समूह है। तो कौन कौन से अंग कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मेल कॉकरोच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, वृषण पाया जाता है, देखो यहाँ पर सब लिखा है, मेल कॉकरोच में वृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिनी पाई जाती है, शुक्राशय पाया जाता है, स्खलनीय वाहिनी पाई जाती है, नर जनन छिद्र होता है, ये तो होगा ही। उसके अलावा एक मशरूम ग्रंथि पाई जाती है, एक फैलिक ग्रंथि पाई जाती है, और बाह्य जनेंद्रिय होता है, ये तो होगा ही। हम कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि एक अंग होता है वृषण, जहां पर मेल्स में कोई भी युग्मक बनेगा, तो ये तो होगा ही। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बहुत सारी वाहिनियां, तो यहाँ पर भी कुछ वाहिनी दी है, शुक्र वाहिनी, स्खलनी वाहिनी, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं बाह्य जनेंद्रिय, तो इनके पास भी बाह्य जनेंद्रिय होगा। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ ग्रंथियां, हम क्या पढ़ते हैं उसके अलावा, कुछ ग्रंथियां। तो यहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथि है, मशरूम ग्रंथि है, फैलिक ग्रंथि है, सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। तो बस वही सारे को हमने सीक्वेंस में लिखा है, ठीक बात। एक तो ये चीज हो गई। अब एक एक करके अंगों को करो। सबसे पहले वृषण के अगर बात करोगे तो इनके पास भी वृषण कैसे होते हैं, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमंस का आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, आप कॉकरोच का भी पढ़ते हैं और आप फ्रॉग का भी पढ़ते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख के ध्यान नहीं देते कि हाँ ये कॉकरोच के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ याद आता है तो फ्रॉग का है टिक कर दिया, कुछ याद आ रहा है ह्यूमंस का है टिक कर दिया, या ऐसे टिक कर देते हैं कि मुझे कॉकरोच का याद नहीं है तो ह्यूमंस जैसा ही होता होगा, ह्यूमंस में ये काम सेमिनल वेसिकल करता है तो कॉकरोच में भी यही काम करता होगा। क्वेश्चन बनाने वाला ध्यान देगा कि सेमिनल वेसिकल मान लो आपसे पूछा गया, तो आपको ऐसे ऑप्शंस देगा जिसमें ह्यूमन जो सेमिनल वेसिकल्स का ह्यूमंस में जो काम होता है वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आप ऐसे हड़बड़ी में टिक नहीं करिए बेटा, ध्यान से तीनों का अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा और फिर टिक करना होगा, ठीक है। तो वृषण जो है कॉकरोच में एक जोड़ा है, कहां पर होता है बेटा, उदर में। उदर में भी कहां पर होता है, 4th to 6th खंड में, ठीक है, चौथे से लेकर छठे तक की लंबाई में प्रेजेंट होता है। और पार्श्व में उपस्थित होता है, मतलब जो कॉकरोच है, कॉकरोच के पृष्ठ या अधर में नहीं होता, 4 to 6 इधर और 4 to 6 इधर, ठीक है। तो पार्श्व में, साइडों में व्यवस्थित होता है। फिर आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो बेटा कॉकरोच के पास एक जोड़ा है, प्रत्येक वृषण से बाहर निकलता है और एक पतली नलिका होती है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, मतलब पतली नलिका भी आपको ध्यान देना है कि दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये नहीं कि वहां पर कोई ऐसा लिखा हो कि मोटी नलिका होती है और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने टिक कर दिया क्योंकि आपने इतनी बारीकी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा आपका सेमिनल वेसिकल। इसके बाद आता है
सेमिनल वेसिकल, ठीक है। शुक्राशय ये क्या करता है, शुक्राणु का संग्रहण, जैसे जैसे आप ह्यूमन में पढ़ोगे तो सेमिनल वेसिकल्स वो सिक्रीशंस निकालते हैं, ना कि शुक्राणु का संग्रहण करते हैं, वो आपके एपिडिडाइमिस में होता है। लेकिन यहाँ पर कॉकरोच में सेमिनल वेसिकल शुक्राणु का संग्रहण करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म यहाँ पर होता है। इसीलिए आपको जेनेरिक आंसर नहीं लगाना है, आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, कॉकरोच में क्या होता है, शुक्राणुओं से गुच्छा बनाते हैं, उन गुच्छों को हम कहते हैं शुक्राणुधर। शुक्राणुधर क्या होता है, शुक्राणुओं का पुंज। मैथुन के समय एक एक स्पर्म विसर्जित नहीं होता, बल्कि शुक्राणुधर, कई सारे शुक्राणुधर विसर्जित होते हैं, जो कि शुक्राणुओं का पुंज होते हैं। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, ठीक है। फिर आता है स्खलनीय वाहिनी, ये भी होती है इनके पास। फिर आता है नर जनन छिद्र, जनन छिद्र तो होगा ही, जो कि जनन रंध्र भी कहलाता है। गुदा से अधर में होता है, गुदा पृष्ठ में होता है और अधर में होता है जनन छिद्र, ठीक है। फिर इसके बाद एक होती है इनके पास बेटा मशरूम ग्रंथि। अच्छा, इन सब में ना कॉकरोच में खंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये कहां पर है, 6 to 7 खंड में है, उदर में। तो यहाँ पर भी गलत ना लिखा हो, वक्ष ना लिखा हो, यहाँ पर भी 6 to 7 लिखा हो। तो आपको खंड भी याद रखने हैं, एरिया भी याद रखना है, वक्ष है कि या उदर है, तो ये सारी चीजें तो उदर में ही होती हैं। ये इनके लिए एक बड़ा विशिष्ट चीज होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में ही पाई जाती है, मशरूम ग्रंथि। इसलिए एक विशिष्ट संरचना होती है। सहायक जनन ग्रंथि का काम करता है, छत्रक रूपी होता है। हिंदी में सिर्फ छत्रक रूपी दिया है बेटा, हो सकता है आपको मशरूम ग्रंथि लिख के भी आ जाए, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास होती है बेटा एक फैलिक ग्रंथि, शिश्नीय ग्रंथि कहते हैं इसको, और फिर बाह्य जनेंद्रिय। अब ध्यान दो बाह्य जनेंद्रिय पे, ध्यान देना बेटा, बाह्य जनेंद्रिय पे ध्यान देंगे। बाह्य जनेंद्रिय जो है, वो बाह्य जनेंद्रिय को हम नर गोनापोफाइसिस, एक सेकेंड देखिए, ये जो बाह्य जनेंद्रिय है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, नर गोनापोफाइसिस कह लो, या युग्मन प्रवर्ध कह लो, या शिश्न खंड कह लो, ठीक है। शिश्न खंड को इंग्लिश में फेलोमियर कहते हैं। कैसा होता है, काइटिन का बना होता है, असममितीय होता है, और जनन रंध्र के चारों ओर होता है। ये तो हम हमेशा से सीखते हैं, जनन रंध्र के चारों ओर की संरचना को ही हम बाह्य जनेंद्रिय कहते हैं। अब देखो, बाह्य जनेंद्रिय में क्या क्या चीजें हैं, ये मैंने आपके इससे डायग्राम से बनाई है। ये देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है ना बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां से मैंने आपको ये एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बनाया है कि बाह्य जनेंद्रिय का ये भाग है, कूट शिश्न, लिंगांत, दाया शिश्न खंड, बाया शिश्न खंड और आधर शिश्न खंड। ये सब एनसीईआरटी की डायग्राम में कभी आ जाए तो आप बोलोगे एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आया, तो ये बाहर से क्वेश्चन नहीं है बेटा, डायग्राम में दिया हुआ है। और एक होता है पैसेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म किधर से किधर पहुंचा, तो बेटा टेस्टिस में बना, टेस्टिस से बनने के बाद, टेस्टिस में बनने के बाद कहां पर पहुंचा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, यहाँ इसका संग्रहण हुआ, और फिर जब निकला तो क्या निकला, शुक्राणुधर निकला। और वो कहां पहुंचा, इजैकुलेटरी डक्ट में, और कहां से निकल गया बेटा, मेल गोनोपोर, यानी कि जनन रंध्र से बाहर निकल गया। और जनन रंध्र के चारों ओर जो संरचना है वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी बाह्य जनेंद्रिय। इन सब में सहायता कर रहे हैं मशरूम ग्रंथि और फैलिक ग्रंथि। तो ये आपका पैसेज ऑफ स्पर्म है, स्पर्म का रास्ता ये है, ठीक है। तो पैसेज ऑफ स्पर्म में ये याद रखना है, ये सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के भाग हैं, और ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेटा हिस्से हैं। और फिर आ जाता है ये डायग्राम, फिर आ जाता है ये डायग्राम, देखो एक सेकेंड। देखो डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है वृषण, तो आपको सारी लेबलिंग अच्छे से याद रखनी है। एनसीईआरटी का जब डायग्राम आता है तो ऐसे डैश करके आ जाएगा, वहां पे आपको गैप कर देगा, बोलेगा बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो आपको सब याद रखना है कि यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वृषण हो गया, देखो शिश्नीय ग्रंथि दी हुई है, फैलिक ग्रंथि की है वाली, फिर छोटी नलिकाएं दी हैं, बड़ी नलिकाएं दी हैं, फिर ये देखो शुक्राशय लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर शुक्र वाहिका लिखा हुआ है इसको, शुक्र वाहिका, फिर स्खलन वाहिनी दी हुई है इसको, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर दाया शिश्नखंड, यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा वो करेक्शन करेंगे बेटा, इंग्लिश में यहाँ पर फेलोमियर लिखा है, फेलोमियर की हिंदी होती है शिश्नखंड। यहाँ पर सिर्फ दाया खंड लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे और लिखेंगे दाया शिश्नखंड, ठीक है। ये रहा अधर शिश्नखंड, ठीक है। और ये रहा बाया शिश्नखंड। तो यहाँ पर देखो बाया शिश्नखंड दिया हुआ है, दाया शिश्नखंड दिया हुआ है इसको, अधर शिश्नखंड दिया हुआ है इसको। तो ये तीनों हो गए। टिलिटेटर, ये हो गया एक आपका
स्यूडोपेनिस ये हो गया है आपका, तो ये रहा टिलिटेटर, ये रहा स्यूडोपेनिस। ये जो टिलिटेटर और स्यूडोपेनिस हैं और ये तीनों जो फेलोमियर्स हैं, ये किसके भाग है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के भाग है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया हुआ है एनल सरसाई गुदा लूम या गुदा रोमा, जो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। पर ये होता क्या है बेटा? ये तो संवेदी अंग होता है, बस यहाँ पर डायग्राम में अब यहीं पर दिख रहा है ये, ठीक है। और ये रहा कॉडल स्टाइल गुदा शूक पुच्छ शूक, यानी कि एनल स्टाइल, ठीक है। तो ये एनल स्टाइल आता है आपके इसमें, पॉपुलेशन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी सेम उसी तरह करेंगे कि हम हमेशा पढ़ते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग होते हैं। एक अंग जो युग्मक बनाएगा, बाकी नलिकाएं होती है, सहायक ग्रंथियां होती है और बाह्य जननेंद्रिय होता है। तो फीमेल में भी ऐसे ही होगा। ओवरी प्रेजेंट होगी बेटा जहां पर युग्मक बनते हैं, और उसके अलावा देखो ओविडक्ट है, मीडियन ओविडक्ट है, इसके अलावा स्पर्माथिका होता है, कोलेट्रियल ग्रंथि होती है और इनका बाह्य जननेंद्रिय होता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे अंग, एक एक करके अंग पढ़ेंगे। ये देखिए ओवरी क्या है बेटा? ओवरी होगी आपकी अंडाशय, दो होती है, वृहद आकार की होती है। ये भी कहाँ होती है? उदर में। पर कहां से कहां तक? सेकेंड टू सिक्स। और ये भी पार्श्व में स्थित है, ना डॉर्सल में है ना वेंट्रल में है, साइडों में है, ठीक है। अब देखो प्रत्येक अंडाशय के अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं जिसको अंडाशय नलिकाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा एक अंडाशय में 8 नलिका है, यानी टोटल 16 अंडाशय नलिका होती है एक फीमेल कॉकरोच के पास, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? अंडाशय के अंदर जो परिवर्धित हो रहे अंडे हैं उनको एक श्रृंखला में लगाती हैं। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की थी एक श्रृंखला, बहुत सारी श्रृंखला नहीं होती है, एक एक श्रृंखला में लगाती है। तो टोटल इनके पास अंडाशय कितने हो गए बेटा? 16, और प्रत्येक में पूछा जाएगा तो 8, ठीक है। इसके अलावा दोनों तरफ के अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी निकलती है बेटा, अंडवाहिनी हो गई। और दोनों अंडवाहिनी आपस में मिलकर बनाती है एक मध्य अंडवाहिनी, और उसी को इसके फीमेल कॉकरोच के केस में क्या कहते हैं? यौन कहते हैं। तो ये एकल होती है, जनन कोष्ठ में खुलती है। सीधा जाके जनन कोष्ठ याद करिए, उधर में पढ़ा था फीमेल जनन कोष्ठ और मेल जनन कोष्ठ, ये किससे बनते हैं, इनमें क्या क्या खुलता है, वहां पर हमने किया था। तो यहाँ पर फीमेल की ये जो योनि है, मीडियन ओविडक्ट है, वो कहाँ पर खुलती है? जनन कोष्ठ में। और इसी के ओपनिंग को आप क्या बोलेंगे? मादा जनन छिद्र बोलेंगे, जनन रंध्र बोलेंगे। तो आपको पता ही है कि जो फाइनल ओपनिंग होती है बॉडी की, मेल में या फीमेल में, वही जनन रंध्र या जनन छिद्र होती है। तो ये मादा में हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनके पास एक शुक्राणुधानी होती है, स्पर्माथिका। एक जोड़ी होती है छठे खंड में होती है, एक जोड़ी छठे खंड में। जनन कोष्ठ में ये भी खुलती है। यहाँ पर वापस से देखो नोट्स में, उधर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फीमेल का, ये फीमेल का जनन कोष्ठ बनाया था, सातवें आठवें और नौवें अधरक से बनाया था, ठीक है। जिसमें सातवां अधरक नौकाकार होता है, ये भी पढ़ा था। अब इसमें देखो बाह्य जननेंद्रिय आ गया, और देखो कोलेट्रियल ग्रंथि आ गया, फीमेल का गोनोपोर आ गया, यानी कि योनि आ गई, यही मीडियन ओविडक्ट आ गया, और स्पर्माथिकल छिद्र आ गया। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये कहाँ पर खुलते हैं। देखो स्पर्माथिका, शुक्राणु वाहिनी भी जाकर कहाँ पर खुलती है? जनन कोष्ठ में खुलती है, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम फीमेल, ये शुक्राणुधानी क्या करती है? मेल से जब आंतरिक निषेचन होगा तो शुक्राणुधानी में ही कलेक्शन होता है स्पर्म का। स्पर्म का भी नहीं, किसका? शुक्राणुधर का। शुक्राणुधर का कलेक्शन कहाँ पर होगा? स्पर्माथिका में। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से बताइए कौन सा भाग है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपने ध्यान नहीं दिया तो आप स्पर्माथिका नाम सुन के बोलेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता होगा, पर स्पर्माथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जहां पर मेल से स्पर्म कलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा श्लेषक ग्रंथि, कोलेट्रल ग्रंथि, ये भी जनन कोष्ठ में खुलती है और ये ऊथिका रिलीज करती है। तो फीमेल में जो एग्स बनते हैं, वो एग तो फीमेल के पास है, मेल से स्पर्म आया, आंतरिक निषेचन हुआ, फिर जो निषेचित अंड होते हैं वो ऊथिका बनाते हैं और ऊथिका रिलीज होता है। तो वो कहाँ से होता है बेटा? कोलेट्रियल ग्रंथि से होता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसको आप क्या कहते हैं? युग्मन प्रवर्त कहते हैं। ये भी कहाँ पर खुलेगा बेटा? जनन कोष्ठ में खुलेगा, ठीक है। अब देखो
फीमेल में अगर पूछा जाए कि पैसेज ऑफ स्पर्म क्या है, फीमेल में अगर पूछा जाए कि पैसेज ऑफ स्पर्म क्या है, तो ओवरी में सॉरी पैसेज ऑफ एग, एग का पैसेज पूछा जाए तो क्या है? अंड का रास्ता क्या हो जाएगा बेटा? ओवरी में, ओवरियोल के अंदर इसकी चेन होगी, चेन से कहा जाएगा? अपनी अपनी साइड की ओविडक्ट में जाएगा, फिर दोनों ओविडक्ट मिलके क्या बना लेंगे? मीडियन ओविडक्ट, यानी कि योनि वजाइना। और बाहर किससे निकलेगा बेटा? फीमेल गोनोकोर से। पर जब तक बाहर निकलेगा तब तक स्पर्म अंदर आके और ऊथिका बना चुका होगा, निषेचित अंड बना चुका होगा, यानी कि निषेचित, क्योंकि ये अंड प्रजक होते हैं। पर आंतरिक निषेचन होता है, तो ये क्या स्त्रवित करेंगे? निषेचित अंड को स्त्रवित करेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर, समझिएगा। फीमेल में क्या होता है? एग है, एग के पास क्या आ गया? स्पर्म आ गया, शुक्राणुधर के फॉर्म में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी आंतरिक निषेचन होकर क्या बन गया बेटा? निषेचित अंड बन गया। अब ये निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित हो जाते हैं, निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंड कवच ऊथिका, अंड कवच यानी ऊथिका। ठीक है, अब एक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं, एक ऊथिका में बेटा। एक जो संकोचित होके आपका संपुट बनता है, उस एक ऊथिका में 14 से 16 निषेचित अंड होते हैं। कौन से अंड है ये ध्यान देना, कहीं पर भी गलत नहीं लिखा होना चाहिए स्टेटमेंट में। ये कौन से एग्स हैं बेटा? निषेचित। तो ऊथिका बनता है फीमेल के अंदर और वही निर्मोचित होता है, तो वो ऊथिका के अंदर 14 से 16 निषेचित अंड होते हैं। ठीक है, ऊथिका कहाँ से रिलीज होगा? ऊथिका रिलीज हो जाएगा बेटा कोलेट्रियल ग्रंथि से, और औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच यानी ऊथिका स्रावित करती है। तो ये आप एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन में याद रखेंगे, फिगर से याद रखेंगे। अब देखो ये जो अंड कवच होता है, इसके बारे में क्या दिया हुआ है? ये जो अंड कवच है, एक अंड कवच, प्रत्येक अंड कवच के अंदर 14 से 16 निषेचित अंड होंगे, गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग तक का होता है। इसकी साइज 8 मिलीमीटर लंबा संपुट होता है, कैप्सूल जैसा होता है। और ये कहाँ पर ड्रॉप करती है कोई भी फीमेल कॉकरोच? जहां पे कोई दरार हो, आर्द्रता युक्त हो और भोजन वाला स्थान हो, ताकि ये निषेचित अंडे आगे प्रोड्यूस डेवलप कर पाए, परिवर्धन कर पाए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा जो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या क्या चीजें बनी हुई है? ये रहा अंडाशय, अंडवाहिनी, ये दो अंडवाहिनी आई, ये देखो अंडाशय है, बृहद संरचना होती है लिखा हुआ है। फिर ये सामान्य अंडवाहिनी बन गई मध्य वाली, इसी को हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये बने हुए हैं कोलेट्रियल ग्रंथि, श्लेषक ग्रंथि। ठीक है, फिर ये आ गया आपका जनन कक्ष, बाह्य प्रभा और युग्मन प्रवर्ध, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जनन कोष्ठ। और युग्मन प्रवर्ध क्या हो गया बेटा? युग्मन प्रवर्ध हो गया आपका बाह्य जनेन्द्रिय, और ये बनी है आपकी शुक्र ग्रहिका। ठीक है, ये रही शुक्र ग्रहिका, समझ गए? चलो ये हो गया बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज पर एनसीईआरटी। चलो यहां तक ये बेटा आपका कॉकरोच का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये खत्म होता है। ये वाले पेज पर ये मैं आपको पीडीएफ जब शेयर करूंगी तो मैंने थोड़ा सा इकट्ठा करके लिखा हुआ है, जितने भी, जैसे कि मान लो ये देखो, जैसे कि मान लो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे मैंने इकट्ठा लिख दिए हैं। आपको ये एज इट इज याद रखने हैं, होता है ना फ्लैश कार्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप वहां से तो याद रखेंगे ही, साथ में आप इकट्ठा भी इसको लास्ट में भी, लास्ट वीक में भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, वो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, चौथे से छठा, दूसरे छठे में क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा मैंने लिख दिया है। जोड़े में जो संरचना है वो एक साथ लिख दी है, कहाँ है, पार्श्व में है, पृष्ठ में है, अधर में है, वो एक साथ लिख दी है। फिर कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, कौन सा, कुछ कुछ फिगर्स और दिए हुए हैं, वो सारे मैंने इस पेज पे, तो ये पेज एक तरह से एक्स्ट्रा है बट आपको हेल्प कर सकता है अगर आपने अभी तक फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ पर सिर्फ जो कॉकरोच को लर्न करने के बाद भी कुछ चीजें बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है, वो मैंने इस पेज पर लिख दी हैं। और ये पूरे के पूरे कॉकरोच के एनसीईआरटी से बेटा नोट्स हैं, जो कि आपको एकदम लाइन हर एक पॉइंट ठीक से याद रखना है। इसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड है। आई रियली होप कि अब आप एनसीईआरटी हिंदी की पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेल्प होगी इस तरह से रिवीजन करके। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या नहीं, या आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं मैं नेक्स्ट स्टार्ट। थैंक यू सो मच।